नमस्कार मंडळी. आजच्या या भागात तुमच्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आज आपण चाइल्ड गायडन्स क्लिनिकबद्दल जाणून घेणार आहोत आणि त्याच्यासाठी एक तज्ज्ञ मंडळी आपल्याकडे आलेले आहेत. थोडंसं सांगते, अगदी थोडक्यात ओळख करून देते. फ्रेनी इटालिया, नमस्कार. त्यांचं स्वागतही करते. त्या म्हटलं तर माझ्या आता तरी मैत्रीण म्हटलं तरी पहिल्यापासून खरं तर माझ्या मेंटॉर, अगदी माझ्या पहिल्या फील्डवर्कच्या सुपरवायझर त्या होत्या आणि त्यांनी माझा पाया खरं तर प्रोफेशनल पाया घडवला असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही. तर चाइल्ड गायडन्स क्लिनिक म्हणजे काय आणि चाइल्ड गायडन्स क्लिनिकमध्ये काय चालतं, कसं काम चालतं याबद्दल आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. का त्यांच्याकडनं? कारण त्या खूप वर्ष त्या चाइल्ड गायडन्स क्लिनिकमध्ये काम करत होत्या आणि त्यांचा अनुभव तर दांडगा आहेच. त्यांचं काय म्हणता येईल, त्याच्यातलं कौशल्य आणि त्यांचं ज्ञान याचा उपयोग आपल्या सर्व प्रेक्षकांना व्हावा ह्या दृष्टीने आज आपण त्यांना ह्या वाहिनीवरती बोलवलं आहे आणि त्या आपल्याला त्याबद्दल थोडक्यात सांगणार आहेत. तर फ्रेनी, नमस्कार. ह्या चाइल्ड गायडन्स क्लिनिक जे आपण म्हणतो म्हणजे चाइल्ड आणि ॲडल्ट दोघांनाही त्याच्यात घेता येतं. म्हणजे साधारणतः 20 वर्षापर्यंत वगैरेच्या मुलांना, इवन यंग ॲडल्टसुद्धा त्याच्यात येतात. तो तुम्ही कधीपासून चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में आप हिंदी में भी बोल सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल होगा तो, या तो मराठी में. तो कब से आप ये चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में काम कर रहे हो और थोड़ा उसके बारे में आप जानकारी दोगे क्या? मैंने काम किया था, अभी निवृत्त हो गई. अच्छा. मैंने करीबन 35 साल तक जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का फील्ड प्रोजेक्ट है मुस्कान, उसमें मैंने एज अ सीनियर साइकियाट्रिक सोशल वर्कर काम किया था. और ये जो हमारी टाटा इंस्टीट्यूट की चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है वो भारत में सबसे पहली चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक हिस्टोरिकल खरं तर म्हणता येईल. और वहाँ जो काम करने का आनंद और अनुभव जो मिला वो बेहद ही सुखद था. करीब लेट 80s 40s में शायद ये लेट 40s में शुरू हुई थी चाइल्ड गाइडेंस सेंटर. और ये कहाँ पे चालू हुई थी सबसे पहले? पहले जहाँ पे नागपाड़ा नेबरहुड हाउस करके एक अच्छा. एनजीओ है, अच्छा. वहाँ पे वो शुरू हुई थी. फिर वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन जो परेल में है, उन्हें उनके पास सब स्पेशलिटी थी. एक बच्चों के मानसिक समस्यावर कोई स्पेशलिटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट को इनवाइट किया. ओके. कि यहाँ आके काम करोगे तो हमें भी उससे बहुत फायदा होगा, बच्चों को भी यहाँ आते हैं उनको भी फायदा होगा. बराबर. यानी कि चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में बच्चों की समस्याओं के ऊपर इलाज किया जाता है. अभी मानसिक समस्याओं ज़्यादा रहती होंगी क्योंकि शारीरिक समस्याओं के लिए तो पीडियाट्रिशियन के पास तुरंत लोग चले जाते हैं, लेकिन जो साइकोसोमैटिक या तो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके लिए चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक मदद करती है. कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी बच्चों को मानसिक, वो जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी कह सकते बोलते हैं वैसे वो भी होती है. और क्योंकि वाडिया हॉस्पिटल में हर तरह के स्पेशलिटी थी, वो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, तो वहाँ से भी कोई रेफरेंस आते थे. इसके लिए आते थे. मैं वही अभी जानना चाहती थी कि किस तरह की समस्याओं के लिए चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक मदद कर सकती है. बच्चों को कोई भी मानसिक समस्या है, जैसे कि पर्सनालिटी उनकी ऐसी कुछ है, ज़्यादा एग्रेसिव है और शांत है, व्यक्तिमत्व दोष, सोशली मिक्स नहीं होते हैं, पढ़ाई में उनको दिक्कत होती है, पढ़ाई में कमज़ोर है, और कुछ कम्युनिकेशन में उनको काफ़ी सारी दिक्कत है घर के लोगों के साथ, स्कूल में भी. तो ऐसे बच्चे हमारे पास अब आते ये हैं. बेड वेटिंग की भी समस्या किसी को, बिहेवियर प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम्स पे भी होती है. बिहेवियर प्रॉब्लम, या ADHD जो बोलते हैं, वो फिर बेड वेटिंग, नेल बाइटिंग, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि पहले बच्चा बहुत होशियार था, बहुत आनंद से स्कूल जाया करता था, लेकिन अभी क्या हुआ मालूम नहीं, अभी पढ़ाई भी करना नहीं चाहता है, अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलते हैं और स्कूल भी नहीं जाना चाहता है. तो ये
इसकी वजह भी कुछ तो ढूंढनी पड़ेगी और उस हिसाब से बच्चे को मदद करने की यहाँ पे जरूरत मुझे है। एक पर्टिकुलर केस की याद आती है। हाँ, वो 8 या 10 साल की बच्ची थी, वेरी ब्राइट, उसका स्कूल का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था, और अचानक वो स्कूल जाने के लिए राजी ही नहीं अच्छा। थी। जब भी वो हमारे पास लाई गई तो हमने पूरे डिटेल में केस स्टडी किया, तो पता चला कि हाल में ही, यानी थोड़े महीनों से, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा। और वो काफ़ी अपने पेरेंट्स से अटैच थी। और कुछ, जब भी आदमी कोई दुख में होता है तो ऐसे बोल देता है भगवान अभी बुला ले, तो उसने उसकी मम्मी को ऐसे बोलते हुए सुना। सुना होगा। हाँ, तब से वो मम्मी को छोड़ के कहीं जाना उसके चाहती मन नहीं में थी, डर हो गया कि होगा, मैं अगर स्कूल में होगी और मम्मी को कुछ हो कोई गया लेके गया या तो या फिर क्या भगवान होगा, के यू नो। तो वो इतनी डर गई थी और बराबर, इतनी एंजाइटी उसमें हो गई थी कि वो जाने को तैयार नहीं थी। बराबर, बराबर, फिर उसको धीरे 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 पेरेंट्स की हेल्प से समझा के बराबर। स्कूल जाने का शुरू कर दिया। हाँ, हाँ, हाँ। या तो ऐसे भी हो सकता है कि बच्चे बिना वजह गुस्सा करते हैं या ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं या कुछ चीज़ें फेंकते हैं या मानते नहीं। बहुत सारे जगह ऐसे भी होता है कि ये सुनता ही नाही, हम लोग सुनता नाही आणि मानता नाही, जो बोलतंय आम्ही सांगितलं तसं करतच नाही, त्याच्या बरोबर, मनानेच तो बरोबर. काहीतरी करणार. मग ते का करतो, ॲडॅमंट बिहेवियर जे आपल्याला म्हणता येईल. नाही, ह्याच्यामध्ये आहे ना एक, इंग्लिशमध्ये आम्ही एक सेंटेन्स फॉलो करत होते कि द ट्रबलिंग चाइल्ड इज अ ट्रबल्ड चाइल्ड. करेक्ट. जो बच्चा दूसरों को परेशान करता है वो खुद परेशान है. बरोबर. म्हणजे जो आपल्याला तो क्यों परेशान है? मुलगा आपल्याला त्रास देतोय असं हां, वाटतंय, ते हां. खरं तर त्याला स्वतःला कुठेतरी त्रास हां, झालेला हां. आहे. ते एक्सप्रेस करू शकत नाही, हां. ऐकायला कोण तयार नाही आहे त्याची गोष्ट. हम्म. तो अशा त्याचं पॅसिव्ह एग्रेशन आपण म्हणतात ना, बरोबर, तशा बरोबर. दार आपटायचं, हां. पुस्तक फेकायची, बरोबर. कोणावरती एकदम राग करायचं, बरोबर. म्हणजे खरं तर त्याचं कारण शोधून काढून शोधून काढून. त्याच्यावरती आपण हो. इलाज करणं हे चाइल्ड गायडन्स हो. क्लिनिक मध्ये हो, होतं. त्याचे एक एक्स्ट्रीम एक्झाम्पल, आमच्याकडे एक मुलाला आणलं होतं. ते त्यांना पढ़ाईचा भी कोई प्रॉब्लम था, फिर घर में भी उसको लगता था कि उसको प्रेम नहीं मिलता है, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है. निग्लेक्शन. तो वो जब भी हमारे सेंटर में आया तो हमारे कंपाउंड में से काफ़ी टाइम बिल्ली या कुछ ऐसे अंदर आ जाते थे सेंटर में, हाँ. और बच्चे बहुत खुश होते थे. ये लड़का, मैं बैठी थी पेरेंट्स के साथ, तो हमारी बाई भागकर आई, बोली मैडम मैडम जल्दी बाहर आओ, वो लड़का देखो क्या कर रहा है. उसने बिल्ली को पूरा ऐसे गले में से दबा के रखा था. इतना, मीनिंग उसको इतना गुस्सा था. हाँ. अभी ये गुस्सा किसके ऊपर है? बिल्ली के ऊपर तो नहीं है. उसके मन का हाँ, गुस्सा हाँ, निकालने को हाँ, उसको उसने वो बिल्ली ले ली. उसको फादर के साथ अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी और फादर हाँ. काफी स्ट्रिक्ट थे, तो उसके धीरे धीरे वो समझ में आया. या सो द ट्रबल गिविंग चाइल्ड इज एक्चुअली अ ट्रबल Trouble चाइल्ड. child. ये जो चीज Yes. है यहाँ पे जो परेशान दिखते ही करता है. है वो खुद परेशान है बच्चा. बराबर. लेकिन यहाँ पे आप बोले कि इसके ऊपर हम लोग इलाज करते हैं, तो ये तो नहीं है कि मेडिसिन है, इंजेक्शन है या ऐसा कुछ है ना. तो ये बिहेवियर थेरापी जो है या साइकोथेरापी जो है वो किस तरह से दी जाती है, यानी प्ले थेरापी के थ्रू या लाइक कैसे दी जाती है. काफ़ी तर बच्चे जब भी बहुत यंग होते हैं, जैसे 10 साल के अंदर या 8 साल के अंदर, वो बच्चे कम्युनिकेशन में इतने, बात नहीं कर सकते. हाँ, इतने एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. तो इनके लिए प्ले थेरेपी है, हाँ. जिसमें चित्रकला, कुछ Craft. खेल, टॉयज के साथ खेलना, किस तरह से वो कर रहे हैं. क्ले भी यूज हाँ, कर सकते हैं, सैंड, वाटर. हाँ, ये सब चीज़ों से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको फिर समझ सकते हैं हम लोग कि उसको क्यों इतना बराबर. परेशान क्यों है बच्चा. बराबर. ऐसे जैसे कि एक सिबलिंग राइवलरी का केस था. हाँ. तो वो लड़की ने, उसकी छोटी बहन उसको पसंद नहीं थी, तो उसको बोला फैमिली का चित्र बना. निकाल. हाँ. तो उसने सबको अच्छा बनाया, दादा दादी, मम्मी पापा, 2 उसके भाई, और एक को पीछे लगाया अच्छा. पेज के. तो
पता क्यों चला कि पीछे- एक्चुअल नहीं, वेयर इधर द इसको प्रॉब्लम जगह है। नहीं है, हाँ, इसीलिए पीछे उसको डाला। लेकिन मेन रीजन था उसको वो सिबलिंग राइवलरी नहीं। थी और उसको वो बहन के साथ जमता नहीं था। बहुत बार होता है ना कि घर में छोटा बच्चा आने के बाद उसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन जाता है, फिर बड़े बच्चे को वो सिबलिंग राइवली आती है। वो बहुत पेरेंट्स ने बहुत बहुत पहले से प्रिवेंटिवली हैंडल करना ज़रूरी रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है ये जो काम आप बोले कि आप साइकेट्रिक सोशल वर्कर करके ये काम कर रहे थे, लेकिन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक इज़ अ टीम वर्क। यस। तो टीम में कौन कौन रहता है? टीम में साइकियाट्रिक सोशल वर्कर के अलावा साइकियाट्रिस्ट होते हैं, हाँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते अच्छा। हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, और अभी अभी तो स्पेशल एजुकेटर भी, हाँ। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको डिसलेक्सिया और ऐसी कुछ Communication का problem प्रॉब्लम है। है, तो वो स्पेशल एजुकेटर विल बी अ ग्रेट हेल्प, Can help, उनको yeah. रेमेडियल थेरेपी वगैरह करना। Yeah. So I think it's a teamwork which helps the child Yes, in yes, totality. yes. कि हम लोग लाइक अगर बच्चे को जो प्रॉब्लम है, सिर्फ बच्चा ही नहीं, उसके फैमिली के साथ भी काम किया जाता है, और बच्चे ज्यादातर फैमिली के साथ ही ज्यादा काम उनके करना पड़ता है। कभी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। और मुझे अभी भी याद है एक बड़ा लड़का 12-13 साल का, उसने बोला पता नहीं मम्मी डैडी मेरे को इधर क्यों लाए हैं, हाँ, इनकी प्रॉब्लम है, हाँ। मैडम इनके साथ बात करो। सच्ची तो वो इतना सच्ची क्लियर था कि वो बच्चा क्या सोच रहा है। करेक्ट। एंड नाउअडेज और ये एक करेक्शन, साइकियाट्रिस्ट क्यों होते हैं, ऑफ कोर्स टू डायग्नाइज एंड टू अंडरस्टैंड क्या है, बट कुछ केसेस में, हर केसेस में मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है, बट कुछ केसेस में टू बिगिन विद मेडिकेशन देना जरूरी होता है। तो वो साइकियाट्रिस्ट का रोल है, बिकॉज ही इज सपोज्ड टू बी अ मेडिकल पर्सन। सही बात है। तो ये टीम वर्क के हिसाब से बच्चे को इन टोटलिटी मदद करके अच्छा उसकी डेवलपमेंट हो जाए, इसके लिए मदद करने वाला सेंटर है। और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स ने सोचना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे में कुछ बदलाव आया है या कुछ समस्या दिख रही है, या तो इवन मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होगा पेरेंट्स का, तो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली बच्चों पे हो जाता है। एंड देन चाइल्ड बीइंग एन इनोसेंट पर्सन, अननेसेसरली उसको इसका इम्पैक्ट सहन करना भी पड़ता है, विच रोज लॉन्ग रन लाइक पूरे उसके लाइफ में रहता है। मुझे ये भी लगता है कि हर एक की पर्सनैलिटी अगर हम लोग देखें बड़े आदमी की, तो उसका कुछ तो रूट उनके चाइल्डहुड में रहता है, क्योंकि पहले से वो डेवलप हुआ है। तो इस हिसाब से इसमें चेंजेस आ सकते हैं अगर समझदारी से किए, लेकिन कुछ मूल रूप जो है वो रह जाएगा। है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स या तो घर के बड़े लोगों ने बच्चों के लिए अलर्ट रह के, अगर कुछ यानी कि क्या पता चले कि कब ये बच्चे को हम लोग चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक लेके जाना जरूरी है, थोड़ा सा कुछ बोल सकते हो? एक तो बेसिस है कि ये समस्या कभी कभार होती है, जैसे कि बेड वेटिंग, तो ठीक है वो समझ सकते हैं, बट कंटिन्यूअस हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो मान लो ये प्रॉब्लम है। और ये भी है ना कि बच्चा अच्छी तरह से खाना खा रहा था, फिर अभी आजकल खाता ही नहीं है। पहले अच्छी तरह से बच्चे इधर लाइक फ्रेंड्स के साथ खेलता था, अभी खेलता नहीं है, या विड्रॉन है, एक अकेला बैठता है, या तो ओवर भी हो गया हो, ऐसा कुछ हो। आजकल क्या है कि बच्चों को भी एक्सेस है कंप्यूटर का, तो यानी कि पहले जितना बच्चों को एक्सपोजर नहीं था उतना आजकल के बच्चों को है, तो उनको भी गलत नॉलेज नहीं जाना चाहिए कुछ चीज़ों का, या तो वॉटेवर वो देख रहे हैं वो सही है या नहीं, सही इन द सेंस उनके डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर है या नहीं, ये देखना भी मुझे लगता है कि घर के बड़े का जिम्मेदारी है। तो ये सब देख के अगर मुझे लगा कि मेरे बच्चों को चाइल्ड गाइडेंस करने की ज़रूरत है, तो मैं कहाँ जाऊँ, कैसे ढूंढूँ? बहुत सारे म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में, मैं बॉम्बे की बात कर रही हूँ, वहाँ पे उनकी साइकियाट्री डिपार्टमेंट जो होता है, एक चाइल्ड गाइडेंस के लिए अलग यूनिट होती है, तो वहाँ वो जा सकते हैं। कितनी सारी अभी स्कूल्स में स्कूल काउंसलर्स है,
तो वो भी वही रोल वहाँ पे प्ले भी पूछ करते सकते हैं, हैं। तो वो स्कूल काउंसलर के पास भी लेके जा सकते हैं। बराबर बराबर। या बहुत सारे एनजीओज, उन्होंने भी अपने चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक बराबर। शुरू की है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं बराबर और हेल्प ले सकते हैं। या बट प्रॉब्लम है इसके, थोड़ा पेरेंट्स को अप्रोच करना शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगता है कि मेरा बच्चा कुछ पागल Stigmatize नहीं लगता है, है, हाँ, stigmatize मेरा बच्चा तो लगता है। ठीक है, मैं क्यों उधर लेके जाऊं, यू नो। मुझे लगता है अभी बच्चों के समस्या के लिए जितना जल्दी आप यस, अप्रोच करोगे उतना जल्दी वो ठीक होके, एक्चुअली द मेन एम इज चाइल्ड शुड डेवलप प्रॉपरली विथ हिज और हर ओल पोटेंशियल्स, Correct. जो भी है उनका। या तो कभी कभी ऐसे भी नहीं, उनके क्या पोटेंशियल्स है वो भी हमें पता नहीं होता है, वो भी टैप करना भी पता लगाते भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी जो खुद की व्यूज ड्रीम है कि होगा। बच्चे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे ही पढ़ाई करनी हाँ, मुझे चाहिए। ये बनना था, अभी हाँ, मेरा बच्चे ने हाँ, ये बनना हाँ, चाहिए, हाँ, इस तरह से हाँ। जो व्यूज ये किए जाते हैं, ये मुझे लगता है थोड़े एडल्ट बच्चों में होता होगा कि मुझे ये करना है, वो मुझे करने नहीं मिल रहा है, या तो मेरा लाइकिंग अलग है, मुझे करने को कंपल्शन कुछ अलग किया गया है, या ड्रग एडिक्शंस का भी आजकल बड़े बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती नहीं, है। इसीलिए हम लोग काफी टाइम पेरेंट्स के साथ, यू नो, Time ग्रुप बिताते हैं। काउंसलिंग, उनके साथ उनको कैसे समझना कि कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं बच्चों में, तो फर्स्ट साइन अगर वो समझे ना, तुरंत लेकर आए, तो उसकी समस्या जल्दी होगी। हम कितनी स्कूल्स में भी गए जाते हैं, अच्छा, ओके, वहाँ पे भी सेशंस लेते हैं, बच्चों के साथ भी काम करते हैं, और टीचर्स के साथ खास, इवन द टीचर्स हैव अ क्योंकि मेन रोल। टीचर्स को भी अलर्ट रहना चाहिए। हमने काफी वर्कशॉप्स भी किए हैं टीचर्स के साथ भी। क्योंकि टीचर्स शायद पहचान सकती है कि Yes. ये बच्चे को अभी ज़रूरत है, और फिर उसको रिफ़र कर सकती है। बराबर। अभी आप आज के ज़माने में पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों के ओवरऑल अच्छे, बिकॉज यू हैड वर्क फॉर मोर देन 35 years इन द चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, तो आपने बहुत सारे वैरायटी वाले बच्चों को, फैमिलीज़ को टैकल भी किया होगा, देखा भी होगा, तो वो सब देख के आज के ज़माने में घर के, सिर्फ पालकों का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों को बच्चों के बारे में क्या दो शब्द बोलना चाहोगे? आजकल के पेरेंट्स में ये देखा गया है, और काफी टाइम वो खुद बोलते हैं कि हमारे समय में, जमाने में ऐसे था, हमें ये नहीं मिला, अभी हम अच्छा, यू नो, कमा रहे हैं, तो हम बच्चे को सब देना चाहते हैं, पर उसकी लिमिट क्या है वो पेरेंट्स कभी रखते नहीं है। और कब फिर क्या बच्चे के देना है हाथ में वो सब भी। दे दिया कि हाँ। तेरे को जो अच्छा लगे, तेरे को जो करना है, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर बच्चे उसके एक्सपेक्टेशन भी अंकुश बढ़ में भी जाते नहीं रहते हैं और कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो ये एक गलत है। और खास करके इफ मदर्स आर वर्किंग, तो क्या होता है, उनको एक तरह का गिल्ट रहता है। खेद होता है कि मैं मेरे बच्चे की को इतना टाइम नहीं दे रही हूँ, तो उनको कंडीशनल लव जो बोलते हैं ना, तू आज अच्छा करेगा तो मैं ये दे के लेकर आऊंगी, कल वो दूंगी, यू नो, तो इससे नहीं होगा। इट शुड बी अनकंडीशनल लव। और Open मुझे एक communication. ये भी लगता है कि दिस शुड बी अ क्वालिटी टाइम, मदर्स शुडंट Yes. फील गिल्टी Yes, अबाउट इट, yes. क्योंकि आप 24 घंटा बच्चे के साथ है लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हो, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि एक बच्चे ने बोला था कि मम्मी बोली उसकी कि देखो मैंने खास छुट्टी लिया, क्योंकि अभी उनकी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, 10 दिन मैंने सोचा मैं बच्चे को साथ रहूंगी। तो बच्चे कंटाल के बोलते हैं, मम्मी आप जाओ काम पे। ये हमारी मीना बाई है ना, वो हमको अच्छा रखती है। सही बात तो है। उसको बहुत दुख हुआ ये सुन के, इसलिए वो रोटी रोटी आई हमारे पास। तो क्यों ऐसे हो रहा है, वो उसको समझ देनी तो पड़ेगी। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर काम पे जा रहे हैं तो गिल्ट नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी अ क्वालिटी टाइम दैट यू आर गिविंग इट। यस। बराबर है। एंड देन पेरेंट्स शुड आइडेंटिफाई कुछ चेंजेस बच्चों का, Yes. एंड देयर शुड बी अ गुड कम्युनिकेशन विद द चिल्ड्रन। उनके फ्रेंड्स कौन है, क्या करता किसके है, साथ वो लोग मिक्स इट्स नॉट दैट सुपरविजन ऑफ अ चाइल्ड, लेकिन केयर एट द प्रॉपर Yes, टाइम एंड द yes. प्रॉपर
टाइम पे अगर हम लोगों ने वो आइडेंटिफाई किया तो हम लोग उसके ऊपर एंड एक बच्चे के साथ है ना ओपनली डिस्कस करो व्हाट Yeah. इज एक्सेप्टेबल व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल बट नॉट एज इफ इम्पोजिंग ऑन देम करेक्ट उनके साथ मिलके चर्चा करके डिसाइड I करो think it should be open for the child to express his or her Yes. own views also. Yes. ऐसे नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो इसलिए ऐसे करना है, क्यों करना है, ये करना क्यों ठीक है, ये करना क्यों गलत बोल रहे हैं हम लोग. ये करने से मुझे लग रहा है कि आगे चलकर बच्चा खुद भी डिसाइड करेगा कि हाँ मैंने ये नहीं करना चाहिए, भले वो माँ को मालूम हो या नहीं हो. तो इसीलिए ओपन कम्युनिकेशन इज अ बेस लाइन आई थिंक Yes. फॉर एवरी टू वे सोल्यूशन. टू टू वे वे बच्चे भी बोल सकते हैं माँ बाप भी बोल सकते हैं Correct, and come to a mutual understanding and correct. see. Yeah, there's But a lot. children के साथ काम करना it's a delight. Correct. We learn a lot from yes, children. Yes. So natural, so instinctive and all that. तर मंडळी, आज आपण चाइल्ड गार्डन्स क्लिनिकबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेतली. मुलांच्या वेगवेगळ्या समस्या असू शकतात, बदलत्या काळानुसार समस्यांचं स्वरूपही बदलतं, पण आपण काळजीपूर्वक त्याच्यासाठी जर वेळी जर आपण हातपाय हलवले आणि त्याच्यासाठी योग्य ठिकाणाहून जर मदत घेतली तर ते आपण त्यांच्या समस्या नक्कीच सोडवू शकतो आणि त्यातून मुलांना एक चांगला माणूस घडवण्यासाठी आपण नक्कीच प्रयत्न करू शकतो. तर हां, एक राहिलं माझं फ्रेनी मॅडमचे आभार मानायचे, कारण त्यांनी आपल्याला त्यांचा वेळ दिला, त्यांचे मत आपल्या पुढे मांडलं आणि आपल्याशी संवाद साधला. मुलांशी काम करणं हे खरंच आनंददायी गोष्ट असते. कधी कधी त्याच्याने आपल्याला क्लेश पण होतात, वाईटही वाटतं की मुलं अशी का ह्या मुलाला सफर व्हावं लागतंय. पण त्यातून मार्ग निघाल्यावर जेव्हा तो चांगला माणूस घडतो ते बघायला खूप चांगलं वाटतं. आणि हे काम 35 वर्ष करणाऱ्या ह्या फ्रेंनी त्यांनी आज आपल्या चॅनलवर येऊन त्यांची माहिती, त्यांचा अनुभव आपल्याला सांगितला, शेअर केला, याबद्दल खरंच धन्यवाद. आणि आशा करते की आपण आणखीन हे पुन्हा जाणून घेण्यासाठी, वेगवेगळ्या केसेस जाणून घेण्यासाठी पुन्हा कधीतरी नक्की भेटू. आजपुरतं इथे थांबूया, भेटूया पुन्हा नवीन भागात नवीन विषयासह. अर्थात तुम्हाला हा भाग आवडला असेल तर लाईक करा, इतरांना शेअरही करा. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपण पोहोचायला हवं आहे, त्यामुळे शेअर करा. आमचं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, ही पण विनंती. आज इथे थांबूया, भेटूया पुन्हा नवीन भागात नवीन विषयासह. तोपर्यंत नमस्कार.